द क्लास स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किया था, जिसमें कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से मानव इतिहास को समझाने का प्रयास किया है। और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी कि हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरदो एग्जिस्टिंग ऑफ द सोसाइटी ऑफ क्लास स्ट्रगल। और कार्ल मार्क्स का जब हम वर्ग संघर्ष पढ़ते हैं, चाहे डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि कार्ल मार्क्स हरदम सर्वहारा वर्ग के साथ में खड़े हुए हमें नज़र आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा सर्वहारा वर्ग के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं है। मार्क्स का मत है कि वर्ग संघर्ष और क्रांति जैसे शब्दों से आम जनता को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डर तो उन पूंजीपतियों को होना चाहिए जो हरदम मेहनतकश जनता का शोषण करते हैं, और उन्होंने कहा डर तो उन पूंजीपतियों को होना चाहिए जिनकी समस्त शक्ति और शोषण करने का अधिकार क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की अधिनायक तत्व स्थापित हो जाने पर धूल धूसरित हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि क्रांति आम जनता को और मजदूरों को क्रांति ही करनी पड़ेगी, और इस क्रांति का भय केवल पूंजीपतियों को होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग को इसके अंदर कोई भय अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास में केवल अपने आप को शोषण से मुक्त होने के अलावा उनके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो खोते हैं तो केवल अपने शोषण को खोते हैं तो वह केवल उन बेड़ियों को खोते हैं जिनके अंतर्गत पूंजीपतियों ने उनको बांध रखा है। लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों की समय समय पर अलग अलग समाजशास्त्रियों ने आलोचनाएं भी की हैं। टीबी बॉटमोर ने इनकी 3 प्रमुख आलोचनाएं की हैं। बॉटमोर कहते हैं मार्क्स ने मानव समाज में ऐतिहासिक परिवर्तन की व्याख्या में वर्ग संघर्ष को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया है। वह कहते हैं, बॉटमोर का मानना है कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही मानव इतिहास को समझा जाए, ये अतिशयोक्ति का प्रयोग दिखाई देता है। अन्य सामाजिक संबंधों को उन्होंने नकार दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि सुपर स्ट्रक्चर की जो भूमिका है उसको कार्ल मार्क्स पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। इसी के साथ मार्क्स ने यूरोपीय राष्ट्रों में बढ़ती हुई राष्ट्रीय समुदाय की भावना पर बहुत कम ध्यान दिया है। यहाँ पर उनका अभिप्राय यह है कि पूंजीपति समाज के अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना जब प्रमुख हो जाती है तो वहाँ सर्वहारा वर्ग का इतना शोषण नहीं होता। उनको वोटिंग का अधिकार होता है, चूंकि वो मतदाता हैं तो उनके पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं, वो अधिकार विहीन नहीं होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने में वर्ग संघर्ष उतना समर्थ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर हम सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं और वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कार्ल मार्क्स स्तरीकरण की आलोचना कर रहे हैं। मार्क्स ने मध्यम स्तर के विश्लेषण की भविष्यवाणी की जो खरी नहीं उतरती। आधुनिक औद्योगिक समाज में जब नव मध्यम वर्ग, जिनमें तकनीशियन, इंजीनियर्स, डॉक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, प्रोफेसर, कार्यालय कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी आदि शामिल हैं, के उद्भव के परिणाम स्वरूप सामाजिक स्तरीकरण की समस्या कहीं अधिक जटिल हो गई है। कार्ल मार्क्स ने अपने पूरे वर्ग का जब वर्णन करते हैं उस पूरे वर्णन में केवल 2 वर्गों की बात करते हैं, शोषक और शोषित। बॉटमोर कहते हैं एक तीसरा वर्ग भी है जिसे हम मिडिल क्लास वर्ग कह सकते हैं, और जो सर्विस सेक्टर के कारण उत्पन्न हुआ है उसकी वहाँ पर हमें कोई चर्चा दिखाई नहीं देती है। क्रॉप्टोकिन एवं टार्डे के अनुसार मानव प्रगति के लिए वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सहयोग अत्यंत हितकर और अनिवार्य है। ये लोग सहयोग की बात करते हैं, मार्क्स सहयोग की बात नहीं करते हैं। सोरोकिन के अनुसार मार्क्स ने बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग की कहीं भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत असंतोषपूर्ण है। सोरोकिन सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआजी वर्ग की जो अवधारणा है उसको लेकर आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा ना तो उन्होंने बुर्जुआजी वर्ग को पूर्णतः परिभाषित किया है, न सर्वहारा को। ये कॉन्सेप्चुअली डिफाइन होने चाहिए, जो उन्होंने नहीं किए हैं। डेरेनडॉर्फ ने भी अपनी बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बताया कि आर्थिक व राजनीतिक समूहों को कार्ल मार्क्स ने एक दूसरे के अंदर मिला दिया है, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया, और उत्तर औद्योगिक समाज के संदर्भ में ये अलग अलग माने जाने चाहिए। इन्होंने कहा मार्क्स ने जब इसका मूल्यांकन किया होगा तो उस समय का जो परिप्रेक्ष्य रहा होगा उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक संस्थाओं को और राजनीतिक समूहों को एक दूसरे से अलग नहीं किया। मार्क्स ये मानते रहे हैं कि आर्थिक
संस्थाएं जो हैं, आर्थिक समूह जो हैं, वही राजनीतिक समूहों का निर्माण करती हैं। डेरेनडॉर्फ कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी का विकास हो गया है तो वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। आज जिन्हें मल्टीनेशनल्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं, और पॉलिटिशियंस, ये दोनों अलग अलग बहुत पावरफुल हैं और एक दूसरे के सहयोग के साथ एक नए प्रकार की समाज की स्थापना करते हैं। यहाँ पर ये कह देना सही रहेगा, हम ये नहीं कहते कि दोनों वर्ग अगर ये दोनों समूह अगर अलग अलग हैं तो सर्वहारा का शोषण समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये डेरेनडॉर्फ ये कहते हैं ये दोनों ही वर्ग अब अपने अपने तरीके से सर्वहारा वर्ग का या आमजन का शोषण करता है। सभ्य समाजों में जन संपत्ति, पद, वर्ण, प्रतिभा आदि के आधार पर वर्ग भेद विद्यमान है। इन्होंने समाजशास्त्रियों ने कहा केवल अर्थ के आधार पर वर्ग का विभाजन नहीं है, अब प्रतिष्ठा के आधार पर, सम्मान के आधार पर, वर्ण के आधार पर, तो उसके आधार पर भी हमें विभाजन दिखाई देता है। सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का महत्व अधिक है। अधिकांश समाजशास्त्री कहते हैं समाज का निर्माण सहयोग और संघर्ष से होता है और सहयोग का स्थान अधिक है। मैकाइवर और पेज जब समाज को परिभाषित करते हैं तब वह भी कहते हैं समाज में हमें सहयोग भी देखने को मिलता है, संघर्ष भी देखने को मिलता है, लेकिन समाज की स्टेबिलिटी सहयोग पर अधिक आधारित है। कार्ल मार्क्स संघर्ष को महत्व देते हैं। समाज व आर्थिक वर्ग एक ही नहीं है, उसका अंतर भी मार्क्स को स्पष्ट करना चाहिए। बार बार इस बात को लेकर आलोचना की जाती है कि मार्क्स ने आर्थिक वर्ग और सामाजिक वर्ग में अंतर नहीं किया है। मार्क्स ने आर्थिक वर्ग को ही सामाजिक वर्ग कहकर संबोधित किया है। और यह जो हमें अंतर की बात आती है सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं, तो आप मैक्स वेबर को याद करें। मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग की परिभाषा दी है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है दो वर्गों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध था। इसलिए समस्त मानव इतिहास को हम वर्ग संघर्ष के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। क्रांति श्रमिक के द्वारा नहीं अपितु बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संभव है। ऑल्दो मार्क्स एक जगह कहते हैं कि जब भी क्रांति आएगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से आएगी, लेकिन यह भी कहते हैं कि विश्व के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं केवल अपनी बेड़ियों के सिवा। तो वह क्रांति की अपेक्षा मजदूरों से अधिक करते हैं। तो समाजशास्त्रियों ने कहा कि श्रमिकों के स्थान पर यह बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा ही क्रांति संभव है। लेकिन शायद कार्ल मार्क्स, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही परानुभूति के साथ में सर्वहारा वर्ग के दर्द को समझा और उन्होंने चाहा कि क्रांति का होना बहुत जरूरी है, तभी ये मजदूर वर्ग अपने शोषण से मुक्त हो पाएंगे। जब हम इन सब सिद्धांतों, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की जब हम आलोचना कर लेते हैं, समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई जो आलोचना है उनका मैंने आपके साथ में चर्चा की है। अब हम कल वाले अपने व्याख्यान में क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ अन्य समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्यतः हैं वुडबेरी स्मॉल हैं, रेट्जेनहोफर हैं, डेरेनडॉर्फ हैं, ओपेनहेमर हैं, गुम्पो लोविस है, गुरनार मिर्डल है, जॉन रैक्स और कोजर है। अब इनके सिद्धांतों की चर्चा कल करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस सप्ताह में हम अपने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को समाप्त कर दें। तब तक के